नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिभाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम जिला दर्शन की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं और अभी तक हमने 3 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का जिला दर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज हम शुरू करने वाले हैं चूरू जिला दर्शन। तो चलिए देखते हैं चूरू जिले के बारे में। परिवहन विभाग द्वारा जो चूरू जिले को कोड दिया गया है वो है RJ10। RJ10 परिवहन विभाग का RJ कोड है चूरू जिले का। अब हम इस जिले के उपनामों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है सालासर बालाजी का पवित्र स्थलीय, और फिर गोगाजी महाराज की तपोस्थली है यहाँ पे ददरेवा गांव चूरू जो है वहाँ पे शीर्ष मेरड़ी है किसकी, गोगाजी महाराज की, ददरेवा गांव चूरू में। फिर इसे गेटवे टू थार डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी थार डेजर्ट का यहाँ से प्रवेश द्वार होता है। इसके बाद इस जिले के पुराने नामों को देखें हम तो इसे कालेराबास के नाम से जाना जाता था। राम वालदेव ने नाना चौधरी की हत्या कर दी थी और इस क्षेत्र को नाम बदलकर चूरू में तब्दील कर दिया था। और इस जिले के संस्थापक देखे जाएं तो चूड़ नामक जाट ने चूरू जिले की स्थापना की थी। चूड़ नामक जाट ने चूरू जिले की स्थापना की थी और ये स्थापना 16वीं शताब्दी में नैने वंश के जाट सरदार थे। चूरू जाट या चूहरू जाट कहते हैं इनको, या चूड़ा जाट कहते हैं। फिर इस जिले के शुभंकर को हम देखें, यह चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर जो है वो काला हिरण है, कृष्ण मृग जिसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं इस जिले की तहसीलें। तो चूरू जिले में 10 तहसीलें हैं। तारानगर, राजगढ़, चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, राजलदेसर, सिद्धमुख, भानीपुरा और बिदासर, ये 10 तहसीलें हैं। अब इस जिले के उपखंडों की बात करें तो इसमें 7 उपखंड हैं। तारानगर, राजगढ़, चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर और बिदासर, ये 7 उपखंड है इसमें। और विधानसभा क्षेत्र भी हम इस जिले के देखें तो चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर, तारानगर और सरदार शहर, ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं इस जिले में। फिर हम देखें चूरू जिले की स्थलीय सीमा के बारे में तो ये हरियाणा राज्य से अपनी स्थलीय सीमा लगाता है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा जो हरियाणा राज्य के साथ लगती है। और चूरू जिले की अपने राजस्थान के जिलों से सीमा देखें तो झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इन सारे जिलों के साथ चूरू जिला अपना सीमा स्पर्श करता है। इसके बाद हम इस जिले की कुछ भौगोलिक विशेषताएं देखें। इससे पहले मैप के जरिए कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कौन सी तहसील की क्या विशेषता है। तो देखिए, चूरू जिले को सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कहा जाता है चूरू को। और यहाँ पे सुजानगढ़ जो तहसील है यहाँ पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है और यहीं पे सालासर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। और प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक की स्थापना भी सुजानगढ़ चूरू में की गई थी। और बिदासर जो तहसील है वो जिप्सम भंडार के लिए जानी जाती है। और सरदार शहर तहसील में इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है। और फिर देखते हैं सिद्धमुख तहसील में, तो ये सिद्धमुख नहर परियोजना है उसके लिए जानी जाती है। और राजगढ़ तहसील में गोगाजी की शीर्ष मेड़ी है जो ददरेवा गांव में है। इसके बाद थोड़ा भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं चूरू जिले का। भौगोलिक परिदृश्य में सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। तो चूरू जिले की जलवायु जो है वो अर्धशुष्क है, यानी कि यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर हम वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BSHW प्रकार की किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार पाई जाती है। और थोर्नवेट के अनुसार देखें तो यहाँ पे DB-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। DB-W प्रकार की जलवायु थोर्नवेट के अनुसार पाई जाती है। और त्रिवार्था के अनुसार देखें तो यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार पाई जाती है। फिर चूरू जिले की मिट्टियों को देखें हम तो यहाँ पे रेतीली और बलुई मिट्टी का विस्तार है। रेतीली या जिसे बलुई भी कह लेते हैं, या मरुस्थलीय यानी दोरों में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी का विस्तार यहाँ पे है। फिर कृषि के बारे में देखें तो यहाँ पे एलोवेरा उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है। चूरू जिले का एलोवेरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। और यहाँ पे प्रमुख फसलें बाजरा और ग्वार होती है, यानी कि बाजरा और ये ग्वार, ये 2 फसलें प्रमुख हैं यहाँ पे। फिर उद्योगों की बात करें यहाँ पे तो राजस्थान लघु उद्योग यानी राजसिको द्वारा यहाँ पे वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स स्थापित की गई है। वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल्स कहाँ पे स्थापित की गई है, चूरू जिले में। और चंदन कास्ट कलाकारी के लिए भी चूरू जिला प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि राजसिको की स्थापना कब की गई थी। तो राजसिको का ये लोगो है और ये स्थापना की गई थी जयपुर में 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं चूरू जिले में नहर परियोजनाओं को। तो यहाँ पे सिद्धमुख नहर परियोजना जिसे राजीव गांधी नहर परियोजना भी कहा जाता है, उससे यहाँ पे चूरू जिले की राजगढ़ और तारानगर तहसीलों को लाभ मिलता है। और फिर आगे देखते हैं हम कि ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इससे हनुमानगढ़ जिले की भी नौर और बादना तहसील को भी लाभ पहुँचता है। और इससे जलापूर्ति होती है यहाँ पे 0.47 MF पानी लेकर आती है ये।
और नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले तो हैं वो गंगानगर और हनुमानगढ़। और न्यूनतम जिला पूछा जाए आपसे तो चूरू जिला जो है नहरों से न्यूनतम सिंचित जिला है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम ये आर्य लिफ्ट नहर योजना थी, जिसे पहले नौर सावा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर जिलों को जलापूर्ति करवाती है। ये फैक्ट भी ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके बाद बात करें चूरू जिले में झीलों की, तो यहाँ पे खारे पानी की ताल छापर झील है और सुजानगढ़ झील है, पड़ियारा रण भी स्थित है यहाँ पे। फिर शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु जो सीढ़ी नुमा जलाशय बनाए जाते हैं उन्हें जोड़ नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये इनके चारों तरफ सीढ़ी बनाई जाती है और बीच में ये जल संग्रहण किया जाता है, तो इसको जोड़ नाम से जाना जाता है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत में ये तीसरा स्थान रखता है, यानी यहाँ पे 0.6% अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। इसके बाद कला संस्कृति की बात करते हैं चूरू जिले में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फेमस है ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है और यहाँ पे ताल छापर नामक की खारे पानी की झील भी ताल छापर अभयारण्य में स्थित है। और ये काले हिरण यानी कृष्ण मृग के लिए और कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। क्षारीय भूमि में यहाँ पे पैदा होने वाली एक झाड़ी होती है लाना झाड़ी, वो यहीं पे पाई जाती है, लाना झाड़ी। फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि मोथिया घास है जो काले हिरण को सबसे अच्छी लगती है। मोथिया घास या मोचिया साइप्रस रोंटडस इसका वैज्ञानिक नाम है, मोचिया साइप्रस रोंटडस साइंटिफिक नेम है इस घास का। और अपने लोकल जो राजस्थान की भाषा में इसे मोथिया घास के नाम से जाना जाता है। ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। फिर यहाँ पे सालासर बालाजी मंदिर है सुजानगढ़ में, तो हनुमान जी की ये दाढ़ी मूछ सहित यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है सालासर मंदिर में। और आसोटा गांव, ऐसा माना जाता है कि आसोटा गांव वहाँ पे हल चलाते समय एक किसान है मोहनदास जी, इनको ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र माह में और अश्विन माह में पूर्णिमा को मेला भरता है, विशाल मेला भरता है यहाँ पे चैत्र मास और अश्विन मास की पूर्णिमा को। फिर यहाँ पे एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है सुजानगढ़ में, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है मंदिर और इसका निर्माण करवाया था सोनलाल जानोदिया ने 1994 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है सुजानगढ़ में, तिरुपति या वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर से कहते हैं। फिर बात आती है गोगा जी की शीर्ष मेडी की, तो ये ददरेव गांव में स्थित है और यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे मेला लगता है। ये गोगा मेडी ददरेव गांव राजगढ़ तहसील में स्थित है चूरू जिले की। और शीर्ष मेडी तो यहाँ पे, और धुर मेडी कहाँ पे हमने पिछले हनुमानगढ़ जिले में कुछ पढ़ा था, धुर मेडी है वो है नौर तहसील में, हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में धुर मेडी है। फिर सावा गुरुद्वारा है यहाँ पे सावा में, यहाँ पे सिखों का सबसे बड़ा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है सावा में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सावा चूरू में लगता है ये, और सिखों का सबसे बड़ा मेला है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये भी ध्यान में रखना आप। फिर आगे हम देखते हैं चूरू के किले की बात, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चांदी के गोलों को दागने वाला किला है ये चूरू का किला। तो बीकानेर के राठौड़ सामंत कुशाल सिंह द्वारा 1694 ईस्वी में ये किला निर्मित किया गया था। और 1814 में इस बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में ठाकुर शिव सिंह पर आक्रमण किया था। और उस समय जो किले में थे गोला बारूद की सामग्री समाप्त हो गई थी, तो इन्होंने किले में जो मौजूद चांदी थी उससे गोले तैयार करके और सूरत सिंह की सेना पर चांदी के गोले दागे थे। फिर इसके बाद बात आती है बीनादेसर का किले की, तो बीनादेसर का किला कहाँ पे है, तो ये रतनगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण महाराज गंगा सिंह के शासनकाल के समय में ही ठाकुर दुल्हे सिंह ने करवाया था। बीनादेसर का किला रतनगढ़ चूरू में स्थित है। फिर भालेरी गांव की काफ़ी चर्चा आती है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं भालेरी गांव से। तो यहाँ पे जो मिट्टी के स्तूप हैं, बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप यहाँ पे भालेरी गांव चूरू में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। फिर एक स्थान है गोपालपुरा, गोपालपुरा को पुराने नाम द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली थी ये द्रोणाचल आश्रम गोपालपुरा। इसके बारे में यही माना जाता है कि ये पुराने समय में जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनकी तपोस्थली थी। फिर है चूरू का लाल घंटाघर, जिसे धर्मस्तूप के नाम से जाना जाता है। इस धर्मस्तूप पर श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक जी, शंकराचार्य जी, इन सब की मूर्तियाँ लगी हुई है। लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण जुगल किशोर बिड़ला द्वारा करवाया गया था। जुगल किशोर बिड़ला द्वारा कराया गया था ये लाल घंटाघर चूरू का। फिर एक दर्शनीय स्थल है यहाँ पे माल जी का कमरा,
चूरू में स्थित है पर्यटक स्थल और ये 1920 में सेठ मालचंद द्वारा फ्रांस की स्थापत्य शैली में इसका निर्माण करवाया था। देखने में आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर और अद्भुत कलाकृति द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। और चूरू में अन्य भी काफ़ी महल और माली स्थित है, जैसे कि मंत्रियों की हवेली है यहाँ पे, एक कोठारी हवेली है, एक सुराणा हवेली है, रामनिवास गोयनका हवेली भी यहाँ पे है और दानचंद चोपड़ा की हवेली भी चूरू में स्थित है। तो इन हवेलियों के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और हिमाल जी के कमरे से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद कला संस्कृति की और विशेषता देखें तो यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी। इनका जन्म चूरू के सुजानगढ़ तहसील में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखें तो पित्थल और पाथल, धरती दोरारी, लीलटांस, जमीन और धणीकुण और मिंजर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने अपना जो पहला काव्य संग्रह है वो वनफूल नाम से प्रकाशित किया था और 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है और राजस्थानी भाषा के भीषम पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये थे कन्हैयालाल सेठिया जी। सुजानगढ़ में जन्म, पीथल पाथल, धरती दोरारी, लीलटांस, जमीर और धणीकुण और मिंजर इनकी प्रमुख रचनाएं। वनफूल नाम से प्रथम प्रकाशित किया गया काव्य संग्रह इनका और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार और राजस्थानी भाषा के भीषम पितामह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रमुख व्यक्तित्व के फैक्ट में भी आप इसको देख सकते हो, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इनसे, कन्हैयालाल सेठिया जी से। इसके बाद एक प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, जो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के निवासी हैं और 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला था और 2016 में रियो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है ये। इनका एक हाथ से ये थोड़े अपंग है, इसलिए पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है ये। और रियो पैरा ओलंपिक खेलों में दूसरी बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 2016 में और 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इनको और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये सारे एक फैक्ट इनके बारे में आप ध्यान में रखना। इसके बाद चूरू की कृष्णा पुनिया, ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, ये भी राजगढ़ चूरू की निवासी है और 2004 में दोहा एशियाई ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था और 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित किया था। इसके बाद है गौरव शर्मा, 2009 में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। इसके बाद है भवानी शंकर, इनको पखावज के जादूगर के नाम से जाना जाता है और ये सुजानगढ़ के निवासी हैं। गोपाल स्वामी आते हैं इसके बाद, स्वामी गोपाल दास, प्रमुख क्रांतिकारी सेनानी थे ये और इन्होंने कबीर पाठशाला नामक संस्था की स्थापना की थी। तो ये कबीर पाठशाला का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कबीर पाठशाला वाला, तो ये आप ध्यान में रखना। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी गोपाल दास जी ने इनकी स्थापना की थी, ये स्वामी गोपाल दास जी। इसके बाद हनुमान प्रसाद पोदार जी आते हैं, चूरू जिले के मूल निवासी है और गीता प्रेस गोरखपुर जो है इसके संस्थापक थे। कौन? हनुमान प्रसाद पोदार। इन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का कई वर्षों तक संपादन किया था और इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत रत्न लेने से मना कर दिया था और गीता प्रेस गोरखपुर के ये संस्थापक रहे थे। फिर आते हैं चूरू के राजगढ़ तहसील के निवासी है ये लक्ष्मी निवास मित्तल जी और इन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस उद्योगपति है ये। फिर इसके बाद अगला फैक्ट है दूध व खारा किसान आंदोलन, यानी चूरू में 1944-45 में ठाकुर सूरजमल सिंह के द्वारा अधिक कर लिए जाने के कारण यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था जिसे दूध व खारा किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो हनुमान सिंह थे और मग्गाराम वैद ने इस आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया था। इसके बाद एक कांगड़ कांड होता है रतनगढ़ चूरू में, जिसका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था और ये 1946 ईस्वी में हुआ। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं चूरू जिले के बारे में। तो यहाँ पे चूरू में जो भेड़ की नस्ल है वो चोकला नस्ल उन्नत किस्म की ऊन देने के लिए जानी जाती है और यहाँ पे शिकार निषिद्ध क्षेत्र है वो है संवत्सर कोटसर का क्षेत्र और यहाँ पे चंदन की कलाकारी प्रसिद्ध है। चूरू का जो जांगड़ परिवार है इस कला में निपुण है। यहाँ पे फिर रावत कांदल स्मारक है चूरू में, सावा सरोवर पनोरमा भी है चूरू में, 51 टोडों की हवेली भी कहाँ पे? चूरू में 1750 में निर्माण किया गया था। और फिर सरदार शहर में नाटा संग्रहालय, यानी यह सरदार शहर के नाटा हवेली में स्थित है जो नाटा परिवार का एक निजी संग्रहालय है। इसके बाद चूरू के सुजानगढ़ की बंदेज की चुंदरी और साफों के लिए सुजानगढ़ में फेमस है, बंदेज कला और साफे बांधने के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हो। इसके बाद कबूतरी नृत्य का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लोक नृत्य ये चूरू जिले का है। फिर राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ताल छापर में की गई है। वन्य जीव प्रशिक्षण व प्रबंधन शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ताल छापर चूरू में की गई है।
तो ये थे अपने चूरू ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सब हमने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर एक बार अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कोई फ़ायदा मिल सके थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्स में। इसी कड़ी में हम रोज़ डेली के एक एक ज़िले का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आज हमने बीकानेर संभाग का कंप्लीट कर लिया, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान।